जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मेन टॉपिक एंडोशियम में क्या होता है, उसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सेल के, और वही दोनों ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम शुरू कहां से करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहले हमारा होगा एपिडर्मिस, तो हमारा ए में है और डी में, इट मींस हमारा बी और सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये इस तरीके से, ये है हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये हमें ट्रांसफर सेक्शन में दिख रहा है। क्या एक छोटा सा पार्टिकल जो कभी कभी एलर्जी भी कॉज करता है, क्या वो इतने बड़े से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर शिवांगी, और हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल सा चैनल बायोटोपिया अड्डा 24/7 पे। हम इस टॉपिक को लेयर बाय लेयर ऐसे पढ़ेंगे ना कि रीनीट में इसके आने वाले एक भी क्वेश्चन को हम बिना देखे टिक कर सके। हम ऐसे कैसे करेंगे, क्योंकि इस सेशन के एंड में हम एकदम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम अपनी एनसीईआरटी भी रिवाइज कर रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें एक बेसिक चीज पढ़नी पड़ेगी, जो कि होगा हमारा फ्लावर। फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं और हमें इसे हमेशा बेस से समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा बेस का पार्ट होगा उसे कहेंगे हमारा रिसेप्टिकल, जिसमें सारी फ्लोरल अरेंजमेंट्स अरेंज होते हैं इस तरीके से। देन हमारा सेपल, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये होगा आपका सेपल। देन पेटल, इसे हम कोरोला भी कहते हैं, कोरोला, और इसे हम कहते हैं कैलिक्स। इसके ऊपर हम आते हैं तो हम देखते हैं हमारा पार्ट जो कि है गाइनोशियम। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, पिस्टल। और एक हमारा पार्ट होता है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं स्टेमन और एंड्रोशियम। तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे एक फ्लावर के, और आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मेन टॉपिक एंडोशियम। तो एंडोशियम प्रेजेंट कहां होता है, हम देख सकते हैं इस तरीके से ये जो एंडोशियम यहां प्रेजेंट है, इस एरिया को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्ल। वर्ल इज द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। कोई भी स्ट्रक्चर अगर सर्कुलर एरिया में अरेंज हो तो उसे हम वर्ल कहते हैं। एंडोशियम हमारा क्या होगा, it consists of whorl of stamen, मीन्स एंडोशियम हमारा क्या है, इज अ whorl of stamen। इस स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। हमें अपना डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं एंथर। और ये जो हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। अगर हमें ये बताना है कोई चीज कहां पे प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हमें एक पैरामीटर सेट करना पड़ता है। तो अगर हमें बताना है कि फिलामेंट और एंथर किधर है, तो उसके लिए पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। तो ये पैरामीटर हम सेट करते हैं उसके अटैचमेंट से। तो अगर कोई चीज किसी चीज के अटैचमेंट के बहुत पास है, तो वो होगी आपकी
प्रॉक्सिमल, नियर टू अटैचमेंट, और दूसरा क्या होगा हमारा, डिस्टल, मीन्स फार फ्रॉम अटैचमेंट। मीन्स अगर आपका एंथर कुछ इस तरीके से ग्रोन है, बॉर्न है, तो वो किसी ना किसी चीज पे तो बॉर्न हुआ होगा। वो या तो आपका होगा थैलेमस, इस तरीके से आपका थैलेमस होगा, इस तरीके से आपका थैलेमस होगा, या तो वो इस तरीके से आपका जो पेटल होता है इस तरीके से, वो यहां से वो अटैच होगा इस तरीके से। तो इसका अटैचमेंट किधर होगा, इधर से होगा, इस तरीके से। तो हमारा अटैचमेंट इधर से है और हमारा जो अटैचमेंट है वो इधर से है और इधर से है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा फिलामेंट पार्ट है, फिलामेंट पार्ट, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड पर है, और जो हमारा एंथर पार्ट है, जो हमारा एंथर पार्ट है वो है हमारा एट डिस्टल पोजीशन। एंथर एट डिस्टल पोजीशन। वहीं अगर एंथर से कोई पार्ट जुड़ा होता या एंथर से वो चीजें ग्रोन हो रही होती तो हमारा प्रॉक्सिमल एंड एंथर पर होता, ना कि फिलामेंट पर। हम यहां पर भी देख सकते हैं कि ये हम देख रहे हैं, ये है आपका अटैचमेंट का एरिया, ये है हमारा अटैचमेंट का एरिया। समझ आया? नाउ जो हमारा स्टेमन होता है वो वैरी कर सकता है। वो किसमें वैरी कर सकता है, हमारा पहले नंबर में और दूसरा साइज में। दो ही पैरामीटर है, पहला तो नंबर और दूसरा साइज। और कोई पैरामीटर दिख रहा है क्या? तो वैरी किसमें करेगा, इसमें। हम इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, हमारे रोज में बहुत ढेर सारे स्टेमन्स होते हैं, बट वही फ्लावर, जैसे अगर आप ले लीजिए लाइक हिबिस्कस में बहुत कम होते हैं स्टेमन्स। तो यही डिफरेंस होता है, स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है कि स्टेमन्स कितने होंगे और उनका साइज क्या होगा। तो हमें लिखना चाहिए stamen can be vary in first number, second is length। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब ये जो हमारा एंथर इस तरीके से होता है, ये है हमारा एंथर, एंथर इस तरीके से। तो इसका ये जो एक पार्ट होता है, इसका एक पार्ट जो होता है, इसे हम कहते हैं लोब, LOBE, लोब। इस तरीके से तुमसे क्या कहेंगे, दो हो गए तो टर्मिनोलॉजीज लगती है ना, लाइक बाय, डाई, टू, समथिंग कुछ तो लगती है ना। तो हम यहां पे लगाएंगे बाय लोब्ड। बाय मीन्स टू, और लोब आपका ये चेंबर टाइप,
ठीक, फिर अगर हम क्या करें, अगर इसका एक लोब ले लें इस तरीके से, अगर हम इसका एक लोब ले लें और हम देखें कि इसके पार्ट्स कितने हैं, तो इसका होता है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से इसका पार्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। अगर ये सिंगल है तो इसे कहेंगे हम थीका, बट अगर ये डबल हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे? बाय थीका? नहीं नहीं, इसे हम बोलेंगे डायथीकस। डायथीकस क्यों? क्योंकि ये दो है, डाई मीन्स टू। समझ आया? अब ये जो इसका ये पार्ट है ना, ये इसका जो ये पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रूव, जो कि यहां प्रेजेंट होता है। इसे बोलते हैं, अब ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। बट द कैच इज, हम इसको ऐसे घुमा दें, इसको इस तरीके से कर दें, तो क्या ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रह जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रूव। बट हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा, तो आपको इसे याद रखना है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव करके आएगा। पर ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इसे फ्लिप करते हैं तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल ग्रूव। तो जब आपका इस तरीके से ये जो आपका एंथर है ना, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका ये जो एरिया आता है ना, ये एरिया, ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और अगर हम इसे 3D में देखना चाहे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके आएगा, ऐसे डिप्रेशन टाइप का बनाएगा। चलिए, अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बिकॉज ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो हम इसे बेसिक टू एडवांस सारा इसका पार्ट पढ़ेंगे। ओके, सो इसके लिए हम ले लेते हैं ब्राउन कलर। क्यों? क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक वुड। अगर हमें किसी चीज को देखना है कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमें उसे स्लाइस करना पड़ता है, सेक्शन में कट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक 3D इमेज लेंगे या 3D स्ट्रक्चर लेंगे, जो कि होगा हमारा एक लॉग। इस तरीके से ये होगा हमारा लॉग। उसमें इस तरीके से एनुअल रिंग्स होते हैं, आपने देखे होंगे इस तरीके से। तो अगर हम इसे इस तरीके से काट दें तो क्या होगा? इस तरीके से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा और हमें इसके अंदर का सेक्शन दिखेगा। तो इस तरीके से अगर हम इसे काटते हैं, क्यों? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मींस लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में आ रहा है। अगर ऐसे होता तो ये वर्टिकल ये होता हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो जाता, बट ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा? ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर हम इसे इस तरीके से काटें, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम होगा टेंजेंशियल सेक्शन। टेंजेंशियल सेक्शन आपने अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ये जो आपका सर्कल होता है इस तरीके से, अगर कोई लाइन इस तरीके से उसके पास से ऐसे जा रही है, अगर कोई लाइन इस तरीके से उसके पास से ऐसे जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ना। इसीलिए इसका नाम है टेंजेंशियल सेक्शन। क्यों? क्योंकि हम इसे इस तरीके से काट रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम किसी वुड को इस तरीके से काटते हैं, इस तरीके से, आई नो ये थोड़ा सिमिलर है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के, बट अगर हम इसे वुड में इस तरीके से काटते हैं ना, तो
तो आपने सर्कल में देखा होगा ये हमारा होता है रेडियस, इसीलिए इसे हम बोलेंगे रेडियल सेक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम इसे इस तरीके से काटें तो इसका जब हम काटेंगे तो अगर हम इस तरीके से सेक्शन करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा और हमें इसी तरीके से रिंग्स ऐसे दिखेंगे, एनुअल रिंग्स दिखेंगे। तो इस सेक्शन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। एक और सेक्शन होता है, जैसे अगर ये आपका इस तरीके से, अगर ये आपका इस तरीके से लीफ है, इस तरीके से, तो जब आप इसे साइड व्यू से देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। तो जब आप इसे इस तरीके से कट करेंगे ना, जब आप इसे इस तरीके से कट करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं होगा, ये होगा आपका वर्टिकल सेक्शन। ऑल्दो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है बट हम लीफ के केस में इसे वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन। तो हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए? फर्स्ट इज आर लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड इज टेंजेंशियल, थर्ड इज रेडियल, फोर्थ इज ट्रांसवर्स एंड फिफ्थ इज वर्टिकल। तो हमारे ये पढ़ने का मेन पर्पस था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज करेंगे अपना ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब एक एंथर, हमारे ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसे इस तरीके से कट करेंगे, इस तरीके से, जो कि होगा हमारा टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा होलो चैम्बर्स जिसमें हमारे पॉलेंस प्रेजेंट होंगे, जिसका हमने जिक्र किया था एकदम अपने स्टार्टिंग बिगनिंग लेक्चर में, जबकि छोटे छोटे पॉलेंस होते हैं ना जो एलर्जी कॉज करते हैं, वो प्रेजेंट होंगे इस चैम्बर्स में, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब हम एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें इसमें मिलती है 4 लेयर्स। कितनी मिलती है? 4 लेयर्स, 4 लेयर्स, इस तरीके से। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है आपकी, सबसे पहली जो आपकी लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। आप ये थंब रूल याद रखिए, जब भी आप प्लांट का कोई भी पार्ट पढ़ेंगे तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो वुड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पेटल ही क्यों ना हो, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो होगा आपका एपिडर्मिस। आपकी जो सेकेंड लेयर होती है, जो आपकी सेकेंड लेयर होती है वो होती है आपकी एंडोथीशियम। देन आपकी आती है थर्ड लेयर विच इज डीज। ये आपको दिख रहा है, ये मल्टीपल लेयर्स में है, ये मल्टीपल लेयर्स में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मिडल। क्या मिडल? क्या लेयर? लेयर्स। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर लेयर इज टेपेटम। ये इस तरीके से हमारा पॉलन चेंबर को लाइन करती है, हमारा पॉलन चेंबर बनाती है। तो अगर हमें इसके फंक्शन देखने हुए, तो पॉलन क्या है? पॉलन हमारे छोटे 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 बच्चे हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हमारी ये बाहर की लेयर्स जो कि है एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स। ये क्या प्रोवाइड करेंगी? प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन एंड dehiscence। अब dehiscence क्या होता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा पॉलन अपने एरिया से निकले और वो फर्टिलाइज करे एक एग को, ताकि हमारा ह्यूज सा प्लांट बन सके, तो उसे बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना। तो यही तीनों लेयर इससे बाहर निकलवाती हैं। और कैसे निकलवाती हैं? उस एंथर को फाड़ करके। तो ये जो फटने का प्रोसेस होता है इसे कहते हैं dehiscence। फटने को क्या बोलते हैं? dehiscence। तो हमारे तीनों लेयर क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन एंड कॉज करवाती है dehiscence। नाउ आवर फोर्थ लेयर जो कि है हमारा टेपेटम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ये प्रोवाइड करती है हमारे पॉलन्स को नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड कराती है? नरिशमेंट। अगर एक पॉलन बहुत छोटा है, एक बेबी है, तो उसे नरिशमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो वो प्रोवाइड हमारा करेगा टेपेटम। और नरिशमेंट हर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे हमारे अगर पेरेंट्स हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पर सारे हमारे पेरेंट्स नहीं बन सकते। उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी ना वो हमारे पेरेंट्स हैं। इसी तरीके से हर लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो क्वालिटीज क्या है? सबसे पहला, डेंस साइटोप्लाज्म। पहला क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म। सेकंड है हमारा मल्टीपल न्यूक्लियस। एक सेल में क्या होता है? उसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सेल के, और वही दोनों ही प्रोवाइड करा सकते हैं न्यूट्रिशन। बट कैच इज, साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए जो ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके हमारे पॉलन को। तो इसीलिए जब भी किसी भी सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होगा ना, तो इसकी दो क्वालिटीज ही यूज होती है। पहला डेंस साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है आपका मल्टीपल न्यूक्लियस। तो जब हमारा एंथर बहुत यंग होता है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे इस तरीके से छोटे 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 सेल्स होते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हमारे सेल्स होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। ये वही स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं जो आगे कन्वर्ट होके बनाते हैं पॉलन। तो जब हमारा एंथर बहुत ज्यादा यंग होता है, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। जब एंथर थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और ओल्ड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलन सैक में। क्यों पॉलन सैक में चेंज हो जाता है? क्यों? यही स्पोरोजेनस सेल जब बड़ी होती हैं, जब ग्रो होती हैं, तो इस तरीके से आपका पॉलन सेल्स बना लेती है। इस तरीके से आपके पॉलन्स बनते हैं। तो इसलिए ये चेंबर कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पोरेंजिया चेंज हो जाता है पॉलन सैक में। और फिर ये पॉलन दिखता कैसा है? वो पॉलन दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके भी बहुत फर्दर पार्ट्स होते हैं, बट इसे समझने से पहले हम अपने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। So the question is, a typical angiosperm anther is monothecous and unilobed. Mono means one. Thecus तो आपको पता ही है, and uni means also one. कोई कंफ्यूजन नहीं? Bi means two, di means two, bi means two, mono means one, and tetra इसका मतलब होता है 4। अगर 4 यूज होगा तो उसके लिए वर्ड यूज होगा टेट्रा।
तो हमने पढ़ा था बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, याद है ना? नंबर 2 ही था बट उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ था। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट इन, वो कहां पे प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये तो सिंपल सा है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही तो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, हमने देखा था, बड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर उसके बीच में था। कोई कंफ्यूजन नहीं आई थिंक यहां तक। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ टेपिटम आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मैंने क्या बताया था आपको, पेरेंट्स में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टीपल न्यूक्लियस। तो क्या होगा हमारा? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस वाली कंडीशन। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर से सबसे अंदर तक। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस। तो हम शुरू कहां से करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर? सबसे पहले हमारा होगा एपिडर्मिस। तो हमने ये देखा कि हमारे ये 3 क्वेश्चन में हमारा एपिडर्मिस है, ठीक? तो इट मींस ये हमारा क्वेश्चन तो अपने आप रॉन्ग हो गया। ओके, और फिर हमें याद करना है कि सबसे अंदर वाली क्या थी, जो पोलन को नरिश करती थी। तो वो हमारी थी टेपिटम, जो कि हमें देखने को मिलेगा इधर देखने। तो इट मींस हमारा ऑप्शन ए भी हो गया रॉन्ग, हो गया। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कैसे है। देखो इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, बट एग्जाम में ऐसे मोस्टली होता है कि इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं आता है, कभी कभी सिर्फ एक ही में ही दे देता है। तो आपको क्या करना है, उसी आंसर को टिक लगा के आगे बढ़ना है, चारों ऑप्शन को चेक नहीं करना है। बट यहाँ पे हमारा क्या कंफ्यूजन आ रहा है कि 2 अभी डिफरेंट हैं। तो हमें पता है कि एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम आता है। अगर जैसे मान लीजिए हमें याद नहीं, तो हम इसके लिए निमोनिक क्या याद कर सकते हैं, ई और ई साथ में थे, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर EEM। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुड, आगे बढ़े। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, 2 कॉलम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसे मैच करेंगे। तो हम इनर मोस्ट लेयर से शुरू करते हैं। तो हमारा टेपिटम होगा, क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट। याद है हमने बोला था कि सब पेरेंट्स नहीं हो सकते, कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही हो सकते हैं। तो टेपिटम क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो हम टेपिटम के आगे लिख सकते हैं 1। एपिडर्मिस क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि हर जगह एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो डी का हो जाएगा 4। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर निकलता है कि नहीं। तो हम देखेंगे ए किस में है, ए का 1 किस में है, ये हमारा ए में है और डी में। इट मींस हमारा बी और सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा एपिडर्मिस भी 4 है दोनों में, हम देख रहे हैं कि इसमें, इट मींस कि डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इजी है ना ये तरीका, ये आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए, इतनी जल्दी जल्दी हमने किया कि क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना एनसीईआरटी से रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़नी भी जरूरी है। आप चेक तो करें कि आपने कितना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा है। तो इसमें दिया है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, वो डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स, है ना, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फिगर 2 shows द पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमन। तो हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके से हमारा फिलामेंट होता है, ये हमारा एंथर होता है इस तरीके से, और फिर जब हम इसे ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं तो हमारा इस तरीके से दिखता है। हमें डायग्राम्स भी अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉलन ग्रेन्स, जो इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये जो हमने ग्रूव की बात की थी ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसे ही कहते हैं लाइन ऑफ डेहाइसेंस, और ये आपका फिलामेंट स्टॉक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेमन, द लॉन्गर एंड स्लेंडर
stalk is called filament, and the terminal generally bilobed structure, it is called anther. The proximal end of the filament attached to the thalamus or petal of the flower. The number and length of the stamen are variable in the flower of different species. If you were to collect a stamen, अगर आप कुछ स्टेमन्स कलेक्ट करोगे, उसे स्लाइड पर रख के उसे ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेमन्स होते हैं और डिफरेंट लेंथ होती है और डिफरेंट नंबर होता है. वो यही कहना चाह रहा है इधर. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उनके एंथर बाइलोब्ड होते हैं एंड डाइथीकस होते हैं. ऑफन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लॉन्गवाइज एंड सेपरेटिंग द थीका. अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो हमें बाइलोब्ड नेचर दिखेगा एंथर का. क्या दिखेगा? बाइलोब नेचर ऑफ एंथर. इसमें हमें क्या दिखेंगे? फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. ये जो है ना, ये इस तरीके से, ये है हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ये हमें ट्रांसफर सेक्शन में दिख रहा है. तो इसमें क्या बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या प्रेजेंट है? हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया. और माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होकर बनाती है पॉलन सैक इस तरीके से. नेक्स्ट है ट्रांसफर सेक्शन में जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो अपीयर होता है सर्कुलर आउटलाइन पर. हमने देखा था जो हमारा इस तरीके से डाइथीकस स्ट्रक्चर था, इस तरीके से, तो हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट था. इट मींस सर्कुलर आउटलाइन के पास प्रेजेंट था, थोड़ा कॉर्नर में प्रेजेंट था, बीच में नहीं था. इट इज जनरली फोर वॉल लेयर थी. पहला हमारा एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर, फोर्थ इज टेपिटम. परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस. हमारी जो ये आउटर 3 लेयर्स है. इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? हमारी टेपिटम, जो कि क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को. इसमें क्या होना चाहिए? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस. जो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो ऑक्यूपाइज करता है सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. हमने यहां पे देखा था ना, ये जो हमारा सेंट्रल वाला पार्ट था, सेंट्रल वाला, जिसमें हमारे स्पोरोजेनस सेल्स थे, और वही सेल्स आगे डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन बनाते हैं. सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग.